Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 22nd of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 जुलाई 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, यानी कि भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। या फिर ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये आर्टिकल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मेडिकल टर्म्स ऐसी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, कुछ यूनिक हैं और ऐसा न्यूज़ में आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। हुआ क्या है, इज़राइल के अंदर वहाँ के डॉक्टर्स ने एक ऑपरेशन किया और उसको बिल्कुल मिरेकल बोला जा रहा है, चमत्कार बोला जा रहा है। ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं जहाँ पर मिरेकल सर्जरी, यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। एक सर्जरी की गई है डॉक्टर्स के थ्रू, उसको मिरेकल सर्जरी का नाम दिया गया है। जैसा आप देख पाओगे लाइव मिनट ने यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया है, देन उसके बाद वायन ने कवर किया है, इंडिया टुडे ने कवर किया है, ऐसा आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या मैं आपको समझाता हूँ। एक 12 साल का पैलेस्टीनियन लड़का जिसका नाम है सुलेमान हसन, जिसका पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वही लड़का है जिसकी सर्जरी की गई है अभी और लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो होता क्या है कि इस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, जब ये साइकिल चला रहा था तो कार से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने की वजह से सीधा यहाँ पर इसका इंटरनल डीकैपिटेशन हो गया। अब ये इंटरनल डीकैपिटेशन थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल टर्म हो जाएगा, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। इसको हम लोग इंटरनल डीकैपिटेशन भी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे इसको एटलांटो ऑसिपिटल डिसलोकेशन भी बोलते हैं। तो दो यहाँ पर नाम है, तो यही बोला मैंने कि हाँ ये नाम देकर आपसे एग्जामिनेशन में ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आती चली जाए। जो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, आप स्केलेटन को देखोगे तो जो स्कल है, जो हमारा सर है ना, वो हमारी स्पाइन के साथ में जुड़ा हुआ है, पीछे जो मेन स्पाइन है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और जस्ट ऊपर जो आपको जोड़ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जो जॉइंट है, इसी को हम लोग एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट के नाम से जानते हैं। और जब ये जॉइंट अलग हो जाता है, मतलब यहाँ पर सर बिल्कुल अलग नहीं हुआ था, इसका जो स्कल है बच्चे का वो यहाँ पर स्पाइन से अलग हो गया था, यानी अंदर से यहाँ पर वो जो सर है वो गर्दन से अलग हो गया था, जिसको हम लोग इंटरनल डिकैपिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक व्यक्ति का जो सर है, उसका जो हेड है वो प्रॉपरली स्पाइन के साथ में जॉइंट है जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर जॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल डिकैपिटेशन में आप देख पाओगे ये जॉइंट टूट चुका है, ये जो सर है वो यहाँ पर स्पाइन से अलग हो चुका है। तो यही चीज़ यहाँ पर बच्चे ने एक कार एक्सीडेंट के दौरान फेस की। उस बच्चे को इसी जॉइंट पर इंजरी होती है जिसका इलाज किया गया। जैसी इंजरी हुई तुरंत यहाँ पर इस बच्चे को एक हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया और वहाँ पर डॉक्टर ने सर्जरी की और सर्जरी यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो गई। इस बच्चे का जो सर है, जो स्कल था, उसको स्पाइन के साथ में जोड़ दिया गया।
और ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है आज के समय पर, जैसा आप देख पा रहे हो। बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बच्चे का जो फोटो है काफ़ी वायरल था, जिसमें इस बच्चे ने गले में एक पट्टा वगैरह पहन रखा था। ठीक है, इस तरीके से जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये इंटरनल डिकैपिटेशन आपको समझ में आ चुका है एग्जैक्टली क्या होता है। इंटरनल डिकैपिटेशन तब होता है जब एकदम से जो हमारा हेड है, वो जो हमारा स्कल है, वो सेपरेट हो जाए, वो अलग हो जाए हमारी स्पाइन से। ठीक है, तो इसको वापस से जोड़ा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इन डॉक्टर्स की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। इन डॉक्टर में जो सबसे प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर ओहाद एनव। एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, और इन्होंने यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया। काफ़ी घंटों तक यहाँ पर लगातार ये ऑपरेशन चला। देन उसके बाद में डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यहाँ पर ये बच्चा बच पाता, यानी 50% तक केवल चांसेस थे इस बच्चे के बचने के, सर्वाइवल के। लेकिन सब अच्छा हुआ, यह सर्जरी एकदम कह सकते हो सक्सेसफुल हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर यह बच्चा आज के समय पर जीवित है। दूसरी चीज़ दोस्तों, बताया जाता है कि एक इंसान अगर इस इंजरी को फेस करता है ना, तो 70% केसेस में जो है उस व्यक्ति की इमीडिएटली डेथ हो जाती है, तुरंत ही यहाँ पर वो व्यक्ति मर जाता है। 70% केस ऐसे होते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इम्पॉसिबल सी कंडीशन मानी जाती है कि यहाँ पे इस केस में कोई बच भी पाएगा। लेकिन उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, और इस इंजरी के होने के बावजूद भी जो बच्चा है वो सर्वाइव कर गया। हालांकि 50% चांसेस थे सर्वाइवल के, लेकिन फिर भी बढ़िया से वो सर्वाइव कर पाया, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो इन टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंटरनल डिकैपिटेशन एक क्या होता है। और अगर आपसे दूसरा नाम देकर पूछा जाए, यानी कि एटलांटो ऑसिपिटल डिसलोकेशन करके पूछा जाए, तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, जब यहाँ पे एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट के अंदर ये क्रैक आता है तो हम लोग इसको एटलांटो ऑसिपिटल डिसलोकेशन बोलते हैं, जब ये बिल्कुल अलग हो जाता है। और इंटरनल डीकैपिटेशन भी तब बोलते हैं जब हमारा ये जो स्कल है वो जब इस स्पाइन से, जो स्पाइन से ऊपर से जुड़ा हुआ है, यहाँ से अलग हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा डाउट वाला चीज़ नहीं होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। तो एक पोर्टल यानी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। उस वेबसाइट का मेन काम क्या होगा कि कहीं पर भी ई सिगरेट को लेकर, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को लेकर हमारे पास में जो लॉज हैं, जो कानून है, उनका वायलेशन होता है, उनका हनन होता है, तो उस प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो सब यहाँ पर इस पोर्टल पर लेकर आई जा सकती हैं। यानी उस प्रकार की कंप्लेंट आप इन पोर्टल पर कर सकते हो। क्योंकि सरकार ने 2019 में ही क्या किया था, इन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के ऊपर बैन लगा दिया था। और हमारे पास में इन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के ऊपर बैन लगाने को लेकर एक प्रॉपर लॉ है, एक कानून है, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्ट। यानी कि जो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, है ना, मतलब अब तो खैर बैन है, लेकिन कई सारी जगह पर, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अभी भी मिल रहा है ये। तो एक सिगरेट होती है जिसके अंदर लिक्विड सा भरा हुआ होता है। तो हमारी सरकार ने क्या किया था, इसके ऊपर बैन लगाया, चाहे इसका प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इसका इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, हर प्रकार की चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया गया कि इसका यूज़ ही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी लोगों को एडिक्शन हो रहा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है, इसका नुकसान भी लोगों को फेस करना पड़ रहा था। उसके पीछे का रीज़न क्या है, थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या कि ये जो पोर्टल लेकर आया गया, इस पोर्टल का नाम है www.violatingreporting.in। ये जो पूरा पोर्टल है, ये जो वेबसाइट है, ये क्या करेगी, कहीं पर भी अगर इस कानून का उल्लंघन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ऊपर बैन लगने के बावजूद भी कहीं पर भी इसका ट्रेड होता हुआ नज़र आया, कहीं प्रोडक्शन होता हुआ नज़र आया, तो सीधा यहाँ पे सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी और जल्द से जल्द यहाँ पर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए वो जो चीज़ हो रही है, वो जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, उस कानून के उल्लंघन की, उस वायलेशन की जो रिपोर्ट है, वो इस वेबसाइट पर पहुँचनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आगे यहाँ पे बताया गया कि आखिरकार क्या नुकसान है इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का, वो थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक बटन है जिसको यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जैसा नॉर्मल सिगरेट को उसकी स्मोकिंग की जाती है ना, वैसे यहाँ पर इसको भी स्मोक किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, और आप कई सारी सिगरेट्स ऐसे देख पाओगे जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, रिफिलेबल हो सकता है, यानी कि उनके अंदर में लिक्विड वापस से भरा जा सकता है। इस प्रकार की यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स तैयार की गई थी। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का क्या क्लेम था, इनका कहना यह था ये वेपिंग करना, क्योंकि इसको
स्मोकिंग नहीं, इसको वेपिंग बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का कंजम्पशन होता है। तो इन्होंने बोला वेपिंग एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है। सरकार ने यहाँ पर इसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया, क्योंकि इस इंडस्ट्री का मेन मकसद यही था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, है ना, जो कि सिगरेट आज के समय पर पी रहे हैं, तो उनको अपनी सिगरेट छोड़नी है, स्मोकिंग छोड़नी है, तो उसके लिए एक नया एक ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, वो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट्स। लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। लाया तो इसी पर्पस से गया था कि लोगों का एडिक्शन छुड़वाया जाए। उल्टा असर क्या हो गया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं, वो सब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को परचेज़ करके मज़े मज़े में इसका यूज़ करने लगे। और उसका यूज़ करते करते सीधा यहाँ पर देखा कि वो इसके बाद सीधा स्मोकिंग पर आ गए। हमने सोचा था कि हम स्मोकिंग करने वाले लोगों का एडिक्शन छुड़वाएंगे इसका यूज़ करवा कर, लेकिन हुआ क्या कि इसका यूज़ करके काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो सीधा स्मोकिंग के पास चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा हाईली एडिक्टिव है, और बोला जाता है कि इसके बहुत सारे डेंजर्स हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। अब दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। स्क्रीन पर नीचे आपको बहुत सारी और भी अलग से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ई सिगरेट्स को हम कभी कभी ई सिग, वेप्स, ई हुक्का, वेप पेन्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। ठीक है, एंड्स, जो कि आपकी लाइफ को एंड कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो ई सिगरेट्स हैं, कुछ ई सिगरेट्स यहाँ पे नॉर्मल सिगरेट्स की तरह, सिगार की तरह, पाइप्स की तरह यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। कुछ के अंदर और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। ई सिगरेट का यूज़ करना कहलाता है वेपिंग, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या इसके नुकसान? इसका नुकसान तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन नुकसान क्या है वो समझते हैं। देखो, ई सिगरेट हमारे यूथ के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए, प्लस प्रेग्नेंट वेमेन के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। प्लस बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स जो कि यहाँ पर टोबैको वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर सीधे साधे बच्चे थे, कोई यहाँ पर इस तरीके का जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने, यहाँ पर मज़े मज़े में इसका शौक़ पाला और इसके शौक़ से सीधा वो स्मोकिंग पे चले गए। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि लाया किस पर्पज़ से गया था, लेकिन होने क्या लगा। ठीक है, इवन 2016 के अंदर में जो यूएस सर्जन जनरल हैं, इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जो ये ई सिगरेट का यूज़ है यूथ के अंदर, नौजवान के अंदर में, ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इन ई सिगरेट्स के अंदर में निकोटीन है, और वो निकोटीन की वजह से एक पर्टिकुलर इंसान को एडिक्शन हो सकता है, लत लग सकती है। इवन उसका जो ब्रेन है, उस ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ लगातार कम हो सकती हैं। इवन यहाँ पर 2018 की एक स्टडी है, उस स्टडी में यहाँ पर पाया गया कि जो ये कोई भी व्यक्ति ई सिगरेट का डेली यूज़ करता है तो इससे 79% उसको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस हमारा जो ICMR है, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो ई सिगरेट्स हैं, ये ई सिगरेट्स बेसिकली आप देख पाओगे इनमें बैटरी वगैरह भी यूज़ की जाती हैं। बैटरी का आउटपुट अलग होता है, किसी का वोल्टेज अलग होता है, किसी का वोल्टेज अलग होता है। इस प्रकार की यहाँ पर बैटरीज़ वगैरह भी आपको यूज़ होती हुई नज़र आएंगी। निकोटीन का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सीधा एक इंसान को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस ई सिगरेट के अंदर में जो लिक्विड यूज़ किया जा रहा है, उस लिक्विड के अंदर कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी पाए गए हैं कई बार, और वो टॉक्सिक केमिकल्स एक इंसान को कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, लंग्स या ब्रेन डिजीज़ भी यहाँ पर उसको हो सकती हैं। और कई बार क्या होता है, ई सिगरेट्स को बनाते हुए डिफेक्टिव पीस भी आ जाता है। कई बार यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, है ना, बैटरीज़ वगैरह के ये चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, कई बार डिफेक्ट हो जाते हैं। तो कई बार ना एक जो इंसान है वो जब इसको कंज्यूम कर रहा होता है तो वो एक्सप्लोड हो जाती हैं, वो ई सिगरेट्स फट जाती हैं, और फटने की वजह से भी सीरियस इंजरीज़ यहाँ पे लोगों को देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये तो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब बात यहाँ पर यह है कि निकोटीन की बात हो रही थी, इसमें निकोटीन प्रेजेंट है, वही सबसे घातक है। निकोटीन होता क्या है? एक हाईली एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड है जो हमारे तंबाकू के पौधे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका कंजम्पशन करने के बाद एक इंसान इसकी चाह को और बढ़ा लेता है, मुझे और चाहिए। इस प्रकार की लत यहाँ पे लगने लगती है निकोटीन से। तो जितने भी हमारे तंबाकू के प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में निकोटीन होता है, चाहे वो सिगरेट होगा उसमें भी निकोटीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट अगर यूज़ करना है तो इससे यहाँ पर निकोटीन एडिक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा ब्रेन का काम करने का तरीका है वो बदल जाता है। क्योंकि एक इंसान जिसने कभी निकोटीन लिया नहीं, उसका ब्रेन नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अब एक इंसान जो निकोटीन ले रहा है उसको एडिक्शन होने लगा है, वो अपना सही से काम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन को उससे निकोटीन से खुशी मिल रही है, तो ब्रेन बीच बीच में पंप मारेगा कि मुझे चाहिए वो।
ठीक है। और फिर एक इंसान जब एडिक्ट हो चुका है तो वो अपना जो प्रायोरिटीज़ है उसको छोड़कर सीधा कहाँ पे जाएगा, अपनी ज़रूरत जो ब्रेन कह रहा है उसको करने में, क्योंकि दिमाग के ऊपर कंट्रोल है नहीं, क्योंकि दिमाग एडिक्ट हो चुका है। तो उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं निकोटीन को लेकर। इसका इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर कैसे पड़ता है वो मैंने आपको समझाया। अब सरकार ने कई सारे अलग अलग प्रकार के जो स्टेप्स हैं वो उठाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन लगाने के लिए इसको लेकर एक बिल लेकर आया गया, इसके ऊपर रोक लगाने के लिए। फिर उसके बाद ये एक्ट बना, ठीक है। फिर उसके बाद सिगरेट एक्ट 1975 आया, तो यहाँ पर भी अगेन तंबाकू के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट है 1975 का ये लेकर आया गया, जहाँ पर एग्जैक्टली ये बोला गया था कि जितने भी सिगरेट के पैकेट्स होंगे, जो कार्टन्स होंगे, उनके ऊपर हेल्थ वार्निंग का एडवर्टीजमेंट देना होगा कि ये सिगरेट पीना घातक साबित हो सकता है। ये बात सिगरेट एक्ट 1975 में बोली गई थी, लेकिन कह सकते हो इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग उस समय पर दी नहीं गई। इस वजह से इस 1976 के एक्ट को 1975 के कानून को कुछ बदल दिया गया 2003 में। 2003 में हमारे पास एक नया ही कानून आ चुका था, कोटपा एक्ट। कोटपा मतलब सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। तो 2003 का जो ये कानून है, इसका मेन मकसद यही था कि जितने भी सिगरेट के पैकेट्स हैं, है ना, इन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। जैसे आजकल फ़ोटो छपा हुआ आता है ना, सिगरेट के डब्बों के ऊपर कैंसर का। लोगों को पता है यहाँ पर कि इसको पीने से कैंसर होने वाला है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पी रहे हैं। लोगों को पता है यहाँ पर इसको पी के एक इंसान मरने वाला है, लेकिन फिर भी लोग उसको पी रहे हैं। इसी को बोलते हैं एडिक्शन। इसी को बोलते हैं आपके ब्रेन के ऊपर आपका कंट्रोल ना होना। इसी को बोलते हैं आपके पास में विल पावर ना होना। और ये वही सिचुएशन होती है जब दिमाग एक इंसान को चला रहा होता है, ना कि एक इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। और जब जब यहाँ पर दिमाग एक इंसान को कंट्रोल करने लगेगा, ध्यान रखना वो एक डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। आपको बताना होता है कि दिमाग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिमाग के ऊपर कंट्रोल आपका होना चाहिए, ना कि आपके ऊपर दिमाग का। समझ गए? आगे आते हैं। खैर, देन उसके बाद में एक और वो चलाया गया, वो है टोबैको क्विट लाइन सर्विस। यहाँ पर एक सर्विस चलाई गई जहाँ पर मेन मकसद ये है कि जो तंबाकू से एडिक्ट हैं, है ना, उनके तंबाकू छुड़वानी है। उसके लिए यहाँ पर एक जो हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे करके इसको एक्सपांड कर दिया गया। नाउ अब यहाँ पर टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज के कई सारे जो ऑफिसेस हैं वो अभी खुल चुके हैं अलग अलग जगह पे। इसके अलग अलग बड़े बड़े सेंटर्स भी बन चुके हैं। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल से कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जो पेड ग्रुप्स हैं, आप उन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। उन पेड ग्रुप के अंदर में डेली करंट नोट्स के PDF और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया टोबैको वाला, है ना, तो इसका जो बैकग्राउंड डेटा है वो सब कुछ आपको इन पेड ग्रुप में मिल जाता है। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। हमेशा के लिए केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ का, या फिर कह सकते हो 499 का आपने करना है, और उसके बाद कोई भी दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना पैसा आप इधर उधर चलते फिरते भी यहाँ पर खर्च कर दो, ऐसा होता रहता है सभी के साथ में। लेकिन बिलीव मी, आप ग्रुप के अंदर जब आओगे, ग्रुप में ऐड हो पाओगे, तो उसके बाद आपको लगेगा हाँ यार ये वर्थ है, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका पैसा रिकवर हो गया है। मुझे खुद काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैसेजेस करते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में। और ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसके लिए व्हाट्सएप पर आपको ये नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ उस ग्रुप को ज्वाइन करने में। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, बताया जाएगा पूरा प्रोसेस पेमेंट का, फिर जिसके बाद आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। बाकी दोस्तों, एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, वो भी आप लोगों ने पूरा करना है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। नहीं तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ में। ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो मणिपुर के अंदर क्या सिचुएशन है, मैंने आपको कल एक अलग से वीडियो बना के पढ़ाया था, परसों वीडियो बनाया था सेपरेट, फिर कल मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आपको पढ़ाया ना। आज फिर से यहाँ पर मणिपुर को लेकर जो इश्यूज़ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं। रिसेंटली हमने ये देखा, एक बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हरकत यहाँ पर की गई कुछ लोगों के थ्रू मणिपुर के अंदर में। जो पूरी एक भीड़ थी 800 से 900 लोगों की, उन्होंने यहाँ पर 2 महिलाओं को नेकेड, निर्वस्त्र यहाँ पे उनको परेड करवाया, और फिर उसके बाद परेड करवाने के बाद में सेक्सुअली एसॉल्ट किया गया, उनका गैंग रेप किया गया।
ये घटना यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। लेकिन आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो हमारा NCW है, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता चल चुकी थी 12 जून के आसपास। 12 जून को मणिपुर के अंदर में इस प्रकार के कई सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे और बोला जा रहा है कि ये तो हमारे पास एक वीडियो है। मैंने परसों आपसे क्या बोला था, परसों जो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था अपना दूसरा चैनल दीपा यादव एजुकेशन 2.0 पर, है ना, एक वीडियो बनाकर जो डाला था, वहाँ पर मैंने बताया भी था कि ये वो इंसिडेंट है जो वीडियो के माध्यम से आ गया बाहर, लेकिन इस दंगों के अंदर में ऐसी कई सारी और भी घटनाएं हुई होंगी और वो हकीकत है। कई सारी और भी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं, उनका वीडियो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर आज के समय पर वायरल हो रहा है। बोला जा रहा है कि इन वायलेंस के अंदर में 6 और ऐसे इंसिडेंट्स निकल कर आए हैं जहाँ पर महिलाओं को एजॉल्ट किया गया है। खासकर जो कुकी ट्राइब की से बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं उनको एजॉल्ट किया गया है, सेक्सुअली एजॉल्ट किया गया है, रेप हुआ है उनके साथ में। और जैसा मैंने बोला था, ये सब जो पूरे दंगे हैं मणिपुर में, ये 3 मई से स्टार्ट हुए थे और जितने भी यहाँ पर सेक्सुअल एजॉल्ट के केसेस निकल कर आए हैं, एक तो 4 मई का जो यहाँ पर 2 महिलाओं को परेड करवाया गया था वो 4 मई का था। उसके अलावा यहाँ पर फिर 4 मई के अलावा कह सकते हो और भी कई सारे केसेस निकल कर आए, जैसे 5 मई को भी यहाँ पर एक केस निकल कर आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो एक 45 साल की जो महिला हैं उनके साथ में भी यहाँ पर सेक्सुअल एजॉल्ट हुआ। उसके अलावा 18 साल की यहाँ पर एक फ़ीमेल के साथ में ये हरकतें हुई हैं। ऐसे कई सारे केसेस निकल गए। 15 मई तक यहाँ पर ऐसी कहानियाँ चलती रही हैं। तो जो हमारा NCW है, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनको कई सारी जगह से रिपोर्ट मिली थी इन चीज़ों की, लेकिन अब क्वेश्चन उठा तो NCW ने यहाँ पर ये बोला कि ठीक है हमें पता था, लेकिन हमने लगातार जो एप्लीकेशंस हैं या जो नोटिस हैं वो सीधा मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन में लगातार कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने भेजे थे। ठीक है, तो NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जो यहाँ पर ये बॉडी काम कर रही है, इनका कहना यह है कि अभी तक मई से अभी तक जब से दंगे स्टार्ट हुए हैं, अभी तक हम लोगों ने जो मणिपुर है, मणिपुर के अंदर में 4 बार अलग अलग जो नोटिस हैं वो जारी की हैं। और ये जो नोटिस जारी किए गए थे, ये रिटन में नोटिस मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी को भेजा गया था और 19 जून को भी एक बार मैसेज भेजा गया था कि फटाफट एक्शन लेना स्टार्ट करो। और ऐसे यहाँ पर एक मैसेज भेजा 23 मई को, एक मैसेज भेजा था 29 मई को, एक 19 जून को और एक 20 जून को। अलग अलग डेट में यहाँ पर इनसे कहा गया, लेकिन मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ये यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो क्या एग्ज़ाम में इस आर्टिकल से कुछ डायरेक्टली आएगा? नहीं, डायरेक्टली नहीं, न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस न्यूज़ के बेसिस पर यहाँ पर एक बॉडी न्यूज़ में है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं और इसके बारे में आपने पता भी होना चाहिए ये कमीशन क्या है। देखो, ये जो कमीशन है इसको सेटअप किया गया था एज अ स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी मतलब एक कानून के माध्यम से बनाई गई बॉडी। तो जनवरी 1992 में इस बॉडी को बनाया गया और वो कानून कौन सा था जिसके माध्यम से बनाई गई थी बॉडी? उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। समझ गए? अब इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का मेन मकसद है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के प्रति जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसको ख़त्म करना, महिलाओं के जो राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा करना, इक्वालिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन के ऊपर मेन फोकस करना, प्लस यहाँ पर नई नई पॉलिसीज़ बना, कुछ कानून लेकर चलना जो कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। तो NCW का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन यहाँ पर यही है कि हमारा जो संविधान है उसको रिव्यू करना, प्लस महिलाओं के लिए कुछ लीगल सेफगार्ड्स को प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करवाना, प्लस यहाँ पर किस तरीके से हम लोग लॉज के अंदर में सुधार कर सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसके ऊपर काम करना, या फिर कहीं पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, उनकी जो ग्रीवांसेस, उनके जो दुख हैं उनको यहाँ पर ठीक करना, उसको यहाँ पर ख़त्म करना। प्लस यहाँ पे जो ये NCWS का मेन काम ये भी होता है कि कई सारी जो पॉलिसी, कई सारी जो नीतियाँ सरकार लेकर आती है जो कि महिलाओं से रिलेटेड होती है, महिलाओं को सीधा अफेक्ट कर सकती है, तो उन सभी नीतियों के ऊपर में जो ये पर्टिकुलर कमीशन है ये सरकार को एडवाइस करता है कि इस नीति के अंदर में क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है, और बेहतर कैसे इस पॉलिसी को बनाया जा सकता है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ गए? तो ये था यहाँ पर आर्टिकल का बैकग्राउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे आते हैं ना, अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब ये एक रिपीटेड आर्टिकल आपका रिवीजन होगा। यहाँ पे क्लस्टर्स बॉम्ब के बारे में चर्चा की जा रही है। क्लस्टर्ड बॉम्ब लगातार न्यूज़ में था, एक खतरनाक बॉम्ब है। रशिया यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से इस तरीके का बॉम्ब का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन अभी अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब प्रोवाइड करवाए। क्लस्टर बॉम्ब नाम से पता चल रहा होगा, गुच्छे में, यानी इकट्ठा एक साथ बहुत सारे जब बॉम्ब हैं वो छोड़ दिए जाएँ।
है ना। कुछ फट जाते हैं, कुछ नहीं फटते, कुछ रुक कर फटते हैं। इससे सीधा नुकसान जो एक पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल रेसिडेंट्स है, जो नागरिक हैं, उनके ऊपर परेशानी पहुंचती है। ठीक है, तो यूक्रेन ने यूएस के दिए हुए इन क्लस्टर बॉम्ब्स का इस बैटलफील्ड में यूज़ करना शुरू कर दिया है, ऐसा यहाँ पर यूएस के वाइट हाउस के साइड से स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो यूक्रेनियन फोर्सेस ने क्या किया, इन क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ करना स्टार्ट किया है, क्योंकि इनका मेन मकसद यह है कि रशिया ने पिछले साल से अभी तक जितना भी यूक्रेन का ज़मीन छीना है या यूक्रेन का जितना भी एरिया कब्जा लिया है, वो सब एरिया को वापस से रिकवर करना, उनको वापस से लेना। इसके लिए यूक्रेन यहाँ पर आज क्लस्टर बॉम्ब भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, और यूज़ कर रहा है, ऐसा यहाँ पर अमेरिका की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने अभी 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि यूक्रेन अगर क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ करेगा तो हमारे पास में भी सफिशेंट स्टॉक है क्लस्टर बॉम्ब का, इनफ मात्रा में ये बॉम्ब्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं। जैसा आप देख पाओगे आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर बोला है कि जो रशिया है सफिशेंट स्टॉक पाइल ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स, और अगर यूक्रेन अटैक करेगा तो हम भी बहुत आराम से अटैक कर सकते हैं। और क्लस्टर बॉम्ब आप देख पाओगे ऐसा कुछ सिनेरियो निकल कर आएगा जहाँ पर ढेरों बॉम्ब एक साथ यहाँ पर गिराए जाएंगे। अगर क्लस्टर बॉम्ब कैसे काम करता है वो समझना है तो उसके लिए ये पिक्चर बेस्ट है। इस वाले पिक्चर के अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि जो म्यूनिशन है, यहाँ भी एक देख पाओगे एक कैनिस्टर का यूज़ किया गया है, और उस कैनिस्टर के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स रख दिए गए हैं, और फिर इसको फायर किया जाएगा। और फायर करने के बाद में एक कैनिस्टर खुलेगा और उसमें से सारे बॉम्ब्स गिर जाएंगे एक साथ। ठीक है, कुछ फट जाएंगे इमीडिएटली, कुछ नहीं फटेंगे, कुछ रुक कर फटेंगे। और कह सकते हो एक साथ 200 बॉम्ब भरे जाते हैं इसके अंदर, और एक साथ 200 बॉम्ब इकट्ठे गिर जाएं तो कितना डिज़ास्टरस इम्पैक्ट पड़ेगा ये हम इमेजिन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लस्टर बॉम्ब को लेकर। ये क्लस्टर म्यूनिशन को लेकर आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया ये क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस बॉम्ब को यूज़ करने में यह है कि सीधा सीधा एक पर्टिकुलर देश के आम नागरिकों को नुकसान पहुँचेगा, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नुकसान पहुँचेगा। जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल लेवल पर मानव के अधिकार की बात की जाती है, सीधा उसका उल्लंघन होगा। प्लस यहाँ पर एक और चिंताजनक बात यह है कि कई बार ये जो बॉम्ब है इनका फेलियर रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये फेल हो जाते हैं, अनएक्सप्लोड हो जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे कह सकते हो कि एक और प्रॉब्लम है कि बहुत बड़े एरिया को ये बुरी तरह से बर्बाद कर सकता है। एक बहुत बड़े एरिया को थोड़े समय में पूरी तरह से कह सकते हो ख़त्म कर सकता है, और वो एरिया फिर मानव के रहने के लायक नहीं बचेगा। वहाँ पे इतनी सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाएंगे, है ना। इससे सीधा यहाँ पर एक पर्टिकुलर देश की हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। इतना खतरनाक माना जाता है क्लस्टर बॉम्ब। क्या इतिहास में इसका कभी यूज़ हुआ है? बिल्कुल। कब कब यूज़ हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। अफ़गानिस्तान का जो वॉर चल रहा था 2001 के अंदर में, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान वॉर 2001 है, इस दौरान यहाँ पे अमेरिका ने इन क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ किया। उसके अलावा यूएस ने इन क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ इराक के युद्ध में भी किया था 2003 में। फिर उसके बाद सीरियन सिविल वॉर के अंदर में रशिया ने सीरिया की सरकार को एक क्लस्टर बॉम्ब सप्लाई करे। फिर इजराइल ने भी यहाँ पर इन क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ किया है कई सारे सिविलियन एरियाज़ में, स्पेशली लेबनान के सदर्न रीजन में। उसके अलावा जो येमेन है, येमेन में आपको पता है ना, येमेन में एक तरफ हाउदी रेबल्स हैं, है ना, दूसरी तरफ यहाँ पे कह सकते हो कि सरकार है उनकी जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पर येमेन में जो संगठन हाउदी रेबल से लड़ रहा था उनको ये क्लस्टर बॉम्ब्स प्रोवाइड करवाए। तो क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ कई जगह पे हुआ है, कई सारे देशों में हुआ है, इतिहास में हमने ये देखा। अब इन क्लस्टर बॉम्ब को लेकर कुछ एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन है, ज़रा इनके बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो एक कन्वेंशन यहाँ पर तैयार किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर मेन मकसद है कि इन क्लस्टर बॉम्ब्स के यूज़, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र, इन सब के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो इस एग्रीमेंट को किस किस ने यहाँ पर ज्वाइन किया है? तो इस एग्रीमेंट को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था डुबलिन के अंदर में, 107 देशों ने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया था 30 मई 2008 में। ठीक है, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ओस्लो के अंदर में 3 दिसंबर 2008 के अंदर में। ठीक है, तो अडॉप्ट कब किया गया? 30 मई 2008। साइन कब किया गया? 3 दिसंबर 2008। उसी साल कुछ महीने बाद इसको साइन कर लिया गया। नाउ ये जो एग्रीमेंट, ये जो कन्वेंशन है ना, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इसमें कई सारे देश धीरे धीरे एड अप होते चले गए। आज के समय में 123 देश हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया है। 111 स्टेट पार्टीज़ और 12 सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने साइन कर रखा है। ये जो कन्वेंशन है, अभी भी कई सारे देश हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है। वो देश कौन कौन से हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है? तो फटाफट उनके नाम देख लेते हैं। इंडिया,
बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है कि इंडिया इसका हिस्सा है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। जो क्लस्टर बम को लेकर कन्वेंशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो ना ही इंडिया ने साइन किया है, ना ही यूएस ने, ना ही रशिया ने, ना ही यूक्रेन ने, ना ही पाकिस्तान ने और ना ही इजराइल ने इसको साइन किया है। समझ गए? आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिलेगा। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका, रानिल विक्रमसिंघे। तो ये जो है इंडिया आए, पीएम मोदी के साथ में यहाँ पर मीटिंग होती है, काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो अभी इंडिया ना काफ़ी सारी बातें श्रीलंका से बोल चुका है। आपको पता होगा, इतिहास आपको ने पढ़ा होगा, पहले कई बार मैंने पढ़ाया भी है। श्रीलंका में कई सारे जो इंडियन तमिलियंस हैं वो रहते हैं। तमिल के कई सारे लोग आपको श्रीलंका में रहते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक समय बाद श्रीलंका के अंदर में उन तमिलियंस के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ, उनके साथ में भेदभाव हुआ, बड़ी बड़ी पोस्टें उन्होंने गेन कर रखी थी, सब उनसे छीन ली गई। ठीक है, तो अब उसको लेकर ना श्रीलंका क्या करना चाहता है, श्रीलंका एक 13th अमेंडमेंट करना चाहता है अपने संविधान के अंदर में। और भारत यहाँ पे कह रहा है श्रीलंका से, और हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि श्रीलंका अब तो जाकर 13th अमेंडमेंट करेगा, क्योंकि 13वें अमेंडमेंट से क्या होगा, संविधान में जैसी 13वां अमेंडमेंट होगा, इससे जो तमिल पॉपुलेशन आज के समय पर श्रीलंका में रह रही है उनकी रिस्पेक्ट की बात की जाएगी, उनकी डिग्निटी की बात की जाएगी, उनके लाइफ की, उनके जीवन की बात की जाएगी। तो यहाँ पर संविधान में उनका जो जीवन है, उनकी डिग्निटी है, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर पीएम मोदी ने बोला है कि श्रीलंका जल्द से जल्द 13वां अमेंडमेंट जो है इसको लागू करे, इसको इम्प्लीमेंट करे। प्लस आपको पता होगा कि श्रीलंका पिछले 2 सालों में बहुत बुरी तरह से सफ़र किया है, अलग अलग क्राइसिस की वजह से, स्पेशली महंगाई की वजह से इनकी इकॉनमी की धज्जियां उड़ चुकी हैं, कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा था। सब लोन अगर इन्होंने अगर ये हालत इसकी हो चुकी थी श्रीलंका की, अगर इनको लोन चुकाना है तो उसके लिए भी इन्हें भरपूर मात्रा में लोन लेना पड़ता। तो उस समय पर इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, जिसको यहाँ पर इन्होंने रियलाइज़ किया है और इस चीज़ को लेकर धन्यवाद भी बोला है कि हाँ, एक समय था जो कि यहाँ पे पिछले 2 साल जिसमें बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल थे, जिसमें इंडिया जो है कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पिंग कंट्री निकल कर आया है श्रीलंका की। प्लस इंडिया और श्रीलंका के थ्रू कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपस में वो एक्सचेंज करे गए हैं कि इंडिया श्रीलंका आपस में मिलकर एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, जो ट्रिंकोमाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वहाँ पर काम किया जाएगा। ट्रिंकोमाली डिस्ट्रिक्ट बेसिकली श्रीलंका के अंदर में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। ना आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में इकलौता काम का एडिटोरियल है जो कि हमने पहले डिस्कस भी नहीं किया था। जैसे मैंने आपसे बोला था, आज नहीं तो कल इंडिया यूएई के आपस की जो डील है वो यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। समझ गए? अब दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये भी है कि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। आज सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी आर्टिकल्स बहुत कम आते हैं, हमारा एडिटोरियल आता ही नहीं है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आता है, लेकिन आर्टिकल थोड़ा काम का है तो ये समझ लेते हैं। इंडिया यूएई के बीच में, क्योंकि आपको पता होगा अभी यूएई गए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन हुआ। और एक चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में रही है वो ये रही है कि इंडिया यूएई के आपस का जो व्यापार होगा अब वो इनकी लोकल करेंसीज़ के बीच में होगा, यानी कि यूएई का दिरहम और भारत का इंडियन रुपी। तो जब भी ये व्यापार करेंगे तो अपनी लोकल करेंसीज़ के बीच में सेटलमेंट करेंगे, लोकल करेंसीज़ के माध्यम से व्यापार किया जाएगा, डॉलर का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो रिसेंटली किया गया है। अभी इसको मैं और डिटेल से समझाऊंगा, डोंट वरी, बस बहुत ध्यान से सुनना। और जो है आज का मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी आपने अटेम्प्ट करना है। तो आर्टिकल में बात की जा रही है पीएम मोदी का जो स्टेट विजिट हुआ है यूएई में, उसके बारे में। इस विजिट में सबसे मेन पॉइंट जो फोकस में रहा है वो ये रहा है लोकल करेंसीज़ के बीच में ट्रेड सेटलमेंट करना। इंडिया और यूएई दोनों मिलकर एग्री कर चुके हैं कि हम दोनों आपस में मिलकर जो भी व्यापार करेंगे उस व्यापार का जो भुगतान होगा वो लोकल करेंसीज़ में होगा, यानी कि जो हमारा इंडियन रुपी है और यूएई का दिरहम है उसमें यहाँ पर ये जो ट्रेड है वो किया जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारा जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा सेंट्रल बैंक, और यूएई का सेंट्रल बैंक, इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करवाया गया है। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या करेगा, दोनों देशों के बीच में इंडियन करेंसी और दिरहम को प्रमोट करने का काम करेगा, यानी दोनों के आपस में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो हमारी लोकल करेंसीज़ के बेसिस पर होंगे। फिर बात की जा रही है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसका मेन मकसद यहाँ पर यह भी है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को एक बना देना, एक ऐसा सिस्टम बना देना जो हमारी लोकल करेंसीज़ को एक दूसरे के देश में प्रमोट करने का काम करेगा। इस सिस्टम को बनाने से जो ये हमारा लोकल करेंसी सिस्टम होगा ना,
इसको बनाने से क्या होगा, जो हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर होंगे ये अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में पेमेंट कर सकेंगे, इनको ज़्यादा परेशानी होने की या ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने की कोई आवश्यकता फिर रह नहीं जाएगी। दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट रखा गया इंडिया यूएई के बीच में वो है लिंक ऑफ फास्ट पेमेंट। यानी कि इंडिया और यूएई ने मिलकर अग्री किया है कि हम लोग अपना जो यूपीआई सिस्टम है इसके माध्यम से भी आपस में लिंक हो जाएंगे। यानी इंडिया का यूपीआई सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ है उनका भी अपना खुद का पेमेंट सिस्टम है जिसको आईपीपी बोलते हैं, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर एक अग्रीमेंट करवाया गया है और इसमें भी जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यूएई का सेंट्रल बैंक है, इन दोनों ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसके बेसिस पे इंडिया और यूएई का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। यानी आप ऑनलाइन पेमेंट भी वहाँ पे कर सकते हो। समझ गए। फिर उसके बाद तीसरा जो मेन कॉन्सेप्ट रखा गया वो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली अपना एक कैंपस ओपन करेगा अबू धाबी के अंदर में, ऐसा एक अग्रीमेंट हो चुका है। इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया है एजुकेशन और नॉलेज सेक्टर में, और इसको लेकर बोला है कि आईआईटी दिल्ली कैंपस अबू धाबी के अंदर ओपन होने वाला है। फिर उसके बाद में एक और टॉपिक ये था कि भारत लगातार यूएई को उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 की जो प्रेसिडेंसी शिप है उसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो पोल्यूशन को लेकर बात करता है इसकी अब की बार जो प्रेसिडेंसी शिप है वो यूएई के हाथ में है। तो भारत इसको लगातार सपोर्ट करेगा, इंडिया का सपोर्ट रहेगा यूएई को इस प्रेसिडेंसी शिप के प्रति। अब थोड़ा सा हम लोग इंडिया और यूएई के आपस के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। भारत और यूएई के जो संबंध हैं, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो अच्छी तरीके से 1972 में यानी 1972 में इस्टेब्लिश हुए थे। तब से जो इनके संबंध है वो लगातार ग्रो करते हुए चले जा रहे हैं और आज भी हमारे संबंध यूएई से काफ़ी बेहतर हैं। इवन जनवरी 2017 के अंदर में इंडिया यूएई ने मिलकर एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी साइन किया। इवन इन दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। फरवरी 2019 में यूएई ने इंडिया को इनवाइट किया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और वो गेस्ट ऑफ ऑनर कौन से सेशन के लिए इनवाइट किया गया था, वो था ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का 46वां सेशन था। उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इनवाइट किया। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी को यूएई का जो है एक अवार्ड वो भी दिया गया। उस अवार्ड को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ जायद। तो ऑर्डर ऑफ जायद का जो अवार्ड है वो यूएई की साइड से एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो यहाँ पर पीएम मोदी को दिया गया। उसके अलावा यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं ये इंडिया विजिट किए थे जनवरी 2017 के अंदर में, इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट के तौर पर। फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच में यहाँ पर इस प्रकार से रिलेशंस बेहतर होते चले गए हैं कि हमने एक फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल जो है इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, इसका जो नींव है वो यहाँ पर यूएई में रख दिया गया है, अबू धाबी में रख दिया गया है अप्रैल 2019 में। फरवरी 2022 में यानी पिछले साल की बात है, पीएम मोदी और साथ ही साथ में क्राउन प्रिंस अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं एचएच शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयन, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल समिट भी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक डिस्कशन भी होता है। यूएई अगर हम देखें तो एक गेस्ट कंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है इंडिया की प्रेसिडेंसी शिप के अंदर में, क्योंकि भारत के हाथ में अब की बार G20 ग्रुप है, G20 की प्रेसिडेंसी शिप इंडिया के हाथ में है। यूएई बेसिकली इस प्रेसिडेंसी शिप के अंडर में एक गेस्ट कंट्री की तरह यहाँ पर इंडिया ने इनवाइट किया यूएई को, तो वहाँ पे भी रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अब दोनों देशों के व्यापार के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, व्यापार में संबंध किस प्रकार से हैं। इंडिया यूएई का जो ट्रेड है, जो व्यापार है 2022 में ये $85 बिलियन को क्रॉस कर गया, और 2022 से इसके अंदर में यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया व्यापार के माध्यम में, व्यापार के सेक्टर में यहाँ पर कह सकते हो ये तीसरा हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट दोस्त बनता हुआ नजर आया। फिर उसके बाद में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। भारत बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है अलग अलग देशों में, सेकंड सबसे बड़ा डेस्टिनेशन जहाँ पे हम काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएई है। इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब आपको होगा अभी तो आपने कुछ और बताया था, नहीं वो मैंने बोला था यूएई, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब जो दोनों देश हैं, दोनों देश यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर 2023, आने वाला सितंबर जो 2023 है, 2 महीने बाद, इन दोनों देशों का जो व्यापार है आपस में वो $100 बिलियन को क्रॉस कर जाए। ये एक मेन टारगेट है। और इसी $100 बिलियन का जो ये
विजन देख रहे हैं दोनों देश, वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पिछले साल एक अग्रीमेंट किया गया था, उस अग्रीमेंट को हम लोग सेपा अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसी एग्रीमेंट के बेसिस पर कह सकते हो, ये वैसे 18 फरवरी 2022 में साइन किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसी एग्रीमेंट का विजन ये था कि एक साल के अंदर अंदर इंडिया यूएई का जो ट्रेड रिलेशंस हैं, जो व्यापार है, वो $100 बिलियन को क्रॉस करवाया जाए। और इस बार हम लोग फोकस करके चल रहे हैं कि सितंबर तक यहाँ पर ये $100 बिलियन क्रॉस हो जाएगा। ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, चार्जेस, टैरिफ, ये सारी चीज़ें जो लगाई जाती हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी। केवल प्राइसेस जो हैं उन प्रोडक्ट के, उन्हीं को लेकर व्यापार चलेगा। जो ये टैरिफ वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर ड्यूटीज़ वगैरह वो सब हटा दी जाएंगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा दोनों देशों के बीच में। समझ गए? अब इंडिया यूएई के बीच का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। आप देखोगे जब से ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी पिछले साल फरवरी में ये साइन हुआ था, तब से यूएई एक 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ चुका है, जिन्होंने भारत में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। तो भारत में निवेशों की कैटेगरी में यूएई 4थे नंबर पर है। 2022 से इसका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो यूएई की साइड से निकल कर आया इंडिया में, वो 2021-22 के अंदर में कह सकते हो $1.03 बिलियन था, जो कि अभी बढ़कर $3.3 बिलियन के आसपास हो चुका है। प्लस यूएई में इंडिया के कई सारे लोग हैं जो कि जाकर काम कर रहे होते हैं, तो वो हर साल बहुत सारा पैसा कमाकर अपने परिवार यानी इंडिया में भेज रहे होते हैं, जिसको हम लोग रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। तो एनुअल रेमिटेंस भी यूएई से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इंडिया में आता है। इवन 2018 के अंदर में $17.56 बिलियन का जो रेमिटेंस है वो इंडिया में आया था। समझ गए? तो अभी यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में जो ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसको लेकर 1 साल पूरा भी हो चुका है, और उस 1 साल में हमने देखा है काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आया। दोनों के बीच का जो व्यापार है वो तेज़ी से यहाँ पे क्रॉस होता हुआ नज़र आया है, इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। जैसे मैंने आपको बताया, FDI, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा जब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, मेजर इंडियन एक्सपोर्ट, भारत क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है यूएई के अंदर में, तो वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, केमिकल, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, गारमेंट, सीरियल, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं। अब यूएई से क्या क्या खरीदते हैं, इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, तो इंपोर्टिंग में हम लोग कच्चा तेल परचेज़ करते हैं, गोल्ड, पर्ल, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, मेटल स्क्रैप, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और कई सारी चीज़ें यहाँ पर परचेज़ की जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं यूएई से। अब इंडिया यूएई के बीच का जो ये व्यापार का रिलेशन है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, यानी जो सेपा एग्रीमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो इम्पैक्ट बढ़िया पड़ा है। मैंने जैसे बोला, दोनों देशों का जो व्यापार है उसमें 16% की बढ़ोतरी नज़र आई है 2022 और 2023 के कंपैरिजन में। अगर 2022 में दोनों देशों के बीच में व्यापार $72.9 बिलियन का हुआ, तो वो 2023 में $84.5 बिलियन का पहुँचा है, जो कि हमारा टारगेट है, हम इसको $100 बिलियन का क्रॉस करवाएं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएई के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, पहले के कंपैरिजन में 11.8% की ग्रोथ आई है। हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और एक्सपोर्ट में आप देख पाओगे कौन कौन से सेक्टर्स हमारे ग्रो हो रहे हैं, मिनरल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उसके अलावा जेम्स, ज्वेलरीज, ऑटोमोबाइल, एसेंशियल्स आइटम्स, और ये बाकी सारे कॉफ़ी, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ गए? नाउ अब आज के इसी आर्टिकल, इसी एडिटोरियल के ऊपर हमारा मेंस का क्वेश्चन है। वो मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ पर आप एक अच्छा सा आंसर लिख सको। क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है, डिस्कस द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ यूएई फॉर इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया यूएई रिलेशंस। मतलब आपने डिस्कस करना है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आर्थिक इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी के पर्पज़ से इंडिया के लिए यूएई किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से यहाँ पर उसका महत्व है, आर्थिक और रणनीतिक महत्व क्या है यूएई का भारत के लिए। प्लस आपने कुछ और सुझाव भी देने हैं जिसके बेसिस पर हम इंडिया यूएई के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। क्या सुझाव आपके हो सकते हैं, क्या स्टेप्स हम लोग और उठा सकते हैं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत के लिए यूएई के आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें और ऐसे उपाय सुझाएं जो भारत यूएई संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए जा सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप,
आपको फुल फॉर्म मिलेगा, जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती हो तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। क्यों है ऐसा यहाँ पर? तो इसका उत्तर यहाँ पर है यह है क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।